का मानदंड। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर भ्रष्टाचार पर एक और बड़े प्रहार की। जी हां, ड्रग इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जितेंद्र कुमार पर यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें 4 ठिकानों पर छापेमारी में 4 करोड़ 11 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पटना आवास से नकद के तौर पर 38 लाख के आभूषण की बरामदगी होती है। तो पटना आवास से नकद बरामद किया गया, 38 लाख के आभूषण बरामद किए गए, जमीन के 5 कागजात भी जब्त किए गए। तो भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों पर कल दिन भर कार्रवाई की गई। और देखिए, पटना और गया के जिन ठिकानों पर कार्रवाई की गई उसमें 4 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है, जमीन के कागजात बरामद किए गए। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, जिस तरीके से कल दिन भर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, ये अकूत संपत्ति जो तस्वीरों में भी दिख रही है, ड्रग इंस्पेक्टर के घर से और कार्यालय से बरामद होता हुआ। बिल्कुल विवाह, और 9:30 बजे करीब कल दिन में पहुंची थी निगरानी विभाग की टीम। जितेंद्र कुमार स्वास्थ्य विभाग के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और रात में 12-12:15 बजे तक टीम वहीं मौजूद थी उनके आवास पर, जो पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खान मिर्जा इलाके में है। और 2 बजे के बाद जब एक कमरे की तलाशी ली गई तो बैग्स में रखे ये 4 करोड़ 11 लाख रुपए, जो निगरानी के अधिकारी देर रात निगरानी के अधिकारियों ने बताया, 4 करोड़ 11 लाख रुपए रिकवर किए गए। और निगरानी विभाग की अगर बात करें तो हाल के सालों में इतने बड़े पैमाने पर इतनी भारी भरकम राशि किसी के घर से बरामद नहीं की गई थी। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर नहीं, करप्ट इंस्पेक्टर हैं जितेंद्र कुमार, जिनके ठिकानों से इतनी भारी भरकम राशि जो है बरामद की गई है। और वाकई में ये तस्वीरें हैरान करती है उस बिहार के लिए जहां पर जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो विजिलेंस हो, स्पेशल विजिलेंस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, लगातार कार्रवाई कर रही है और धनकुबेर अफसर पकड़े जा रहे हैं। और इसके बावजूद ये दृश्यता है कि घर में इतनी भारी भरकम राशि घूस के पैसे ये लोग रखते हैं। और जो कैश रिकवर किए गए, एएसपी मनोज कुमार निगरानी के जब पहुंचे थे मौके पर, तो उन्होंने बताया कि मोटे मोटे रकम घूस के एवज में लिए जा रहे थे। यानी 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए एक जो पार्टी थी उससे ये उगाही कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें कई सवाल खड़ी करती है उस बिहार के लिए, जहां पर नीतीश सरकार 2005 में जब सत्ता में आई तो 0 टॉलरेंस रही करप्शन के खिलाफ सरकार की। और उस बिहार में धन कुबेर और जो लालची ऑफिसर हैं अपनी आदतों और अपनी करतूतों से अब तक बाज नहीं आ रहे हैं। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचमुच ये तस्वीरें जो हैं वो हैरान भी करती हैं और परेशान भी करती हैं। देखिए किस तरीके से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कैश के तौर पर बरामद हुए हैं। और सीधे तौर पर जो जानकारी भी है कि घूस के तौर पर मोटी रकम वसूली जा रही थी। और यह अकूत संपत्ति जब जब्त हुई है तो सभी चौंक गए। बिहार के वांटेड अपराधी वीरेंद्र ठाकुर की लखनऊ में घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी पत्नी और बच्चों को एक कमरे में पहले बंद कर दिया और वीरेंद्र ठाकुर को गोली मारकर यहां से भाग खड़े हुए। जाते जाते अपराधी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ लेते गए। मृतक वीरेंद्र ठाकुर रेलवे में ठेकेदारी का काम करता था। मृतक की दूसरी पत्नी, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, उसने पूर्व पत्नी पर ही हत्या कराने का आरोप लगाया है। वहीं कैंट के नीलमथा इलाके की अगर बात करें तो इस हत्याकांड में एक नया एंगल अब सामने आ रहा है। घर के बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 4 संदिग्ध युवक दिख रहे हैं। बिहार पुलिस की वर्दी में ये युवक दिखते हैं। ये लोग बिहार नंबर की एक वैन से यहां पहुंचे थे, जिसे आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो वैन है जिससे ये चारों युवक यहां पर पहुंचे। वीरेंद्र ठाकुर पर बिहार में कई मुकदमे भी दर्ज थे और 2019 में भी वीरेंद्र को 3 गोलियां मारी गई थी। इस दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से वो दिव्यांग हो गया था। लखनऊ में रह रहा वीरेंद्र यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टैंड के ठेके लेता था।
गेट मतलब वही गार्ड लोग थे, वो गेट खोल दिए लोग, तो मतलब 3 आदमी आके हम लोग को पकड़ के अंदर कर दिए लोग, बच्चा सबको हमको अब इठी पिस्तौल देखा मतलब मार के चले गए। नहीं तो घर के अंदर घुसे थे लोग, घर के अंदर। घर के अंदर। हाँ। तो वीरेंद्र जी उस समय वहीं पर थे? हाँ, बेडे पर थे। आप लोग वहीं थे? हाँ, जो पहले वाली थी भाग गई, जब पहले गोली लागे तो मतलब तब भाग गई, तो वही मतलब हम मतलब साल भर पहले मतलब शादी कर लिए, जब वो भाग गई तो वही दुश्मन थी। वही दुश्मनी थी? हाँ। तो किसी चीज की पहचान जायदाद का कोई मामला था? रोज रोज फोन कर के गाली उली मतलब झगड़ा उगड़ा करती थी, अब बोलती थी कि आज मरवा देंगे, कल मरवा देंगे। बीमार चल रहे थे तो इनके घर में ये लोग प्रवेश करते हुए इनको गोली मारी और तुरंत डीवीआर लेते हुए फरार हो गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, जैसे मामला सामने आगे बढ़ेगा और तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। काढ़ागोला के पास भागलपुर नवगछिया हाटे बाजार में ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कोलकाता से आभूषण लेकर लौट रहे पारस सोनी नामक स्वर्ण व्यवसायी को बदमाशों ने लूटा है। लूट की कोई 2-4 लाख नहीं, बल्कि ये जो घटना लूट की हुई है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की लूट की गई है। काढ़ागोला और बखरी के बीच हाटे बाजार एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और अपराधियों ने एसी बोगी में सफर के दौरान ही ट्रेन की चेन पुलिंग कर जेवर रखे बैग को लेकर ही वो यहां से फरार हो जाते हैं। ये इलाका रेल थाने के तहत नवगछिया में है, जबकि ये कटिहार जिला के बरारी काढ़ागोला से सटा हुआ है। घटना के बाद कटिहार पुलिस और रेल थाना पुलिस इस वक्त जांच में जुटी है। उतने में हम जैसे सीट पे लेटे हुए थे, उठे कि उधर से आया हमारा कलो पकड़ के बोला तुम लोग का सामान सब दिखाओ ये वो। उसने मेरे सिराना के नीचे एक बैग था, वो बैग को वो दिखा तो झपटी मार के वो लेके निकल गया। उसके पिस्टल दिखाया, पिस्टल दिखाते हम सोचे एक बार पकड़ते हैं उसको, उसने वो लोड कर लिया। ट्रेन रुकी हुई थी? ट्रेन रुकी हुई थी, पुलिंग करके वो उसको रोका हुआ था ट्रेन को। उसके बाद मेरे हाथ में मिर्च का पाउडर फेंक दिया गया, वो लोग भागते हुए निकल गए। हमारे पास ज्वेलरी था, ऑर्नामेंट गोल्ड का। कितने का था? 2500 ग्राम के आसपास था, 2.5 किलो। कितना मूल्य होता है इसका? 100 करोड़ के आसपास होगा अनुमान। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में मां और बेटे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना अनोखा थाना क्षेत्र के पेनार के पास की है। सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर पिकअप वैन और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई और इसी दौरान ऑटो से एक कार भी टकराती है, जिसमें ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया। तो पिकअप वैन और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद ऑटो चालक को पकड़ लिया गया है। 5 लोगों को गंभीर चोटें आई और देखिए हादसा कितना जबरदस्त था। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों में लाठी डंडे आपस में ही चलाए गए। मारपीट में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। रघुनाथपुर की यह घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी और डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाता है। 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इस मारपीट में, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सिवान के रघुनाथपुर से, जहां पर जमीन को लेकर आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यास से लोग हो गए। जमकर मारपीट की जाती है, लाठी डंडे जिसके हाथ जो लगा एक दूसरे के ऊपर आजमाता हुआ नजर आया। और संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, ये पूरी घटना कब की है और फिलहाल कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ हो रहा है? ये पूरा मामला ये रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे जमीनी विवाद पर मिट्टी गिराने के बाद पूरा तरह से विवाद हुआ और देखते ही 2 आपस में भिड़कर खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में करीब 15 लोग घायल बताया जा रहा है, जिसमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस गांव में कुछ मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक भूमि पर मिट्टी गिराया जा रहा था, उसके बाद 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ और देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
वहीं बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां मांडर उपचुनाव की गिनती आज होने वाली है। उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी से कांग्रेस का यहां पर सीधे तौर पर और मुख्य मुकाबला है। गंगोत्री कुजूर का शिल्पी तिर्की से मुकाबला, जिसमें आज जनता ने क्या फैसला किया है ये साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जो है वो शुरू हो जाने वाली है। तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मांडर उपचुनाव में विजय श्री किसे हासिल होती है। उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे और 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। और क्या कुछ तैयारी है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अविनाश सीधे लाइव जुड़ गए हैं रांची से। अविनाश, चूंकि अब जनता जनार्दन का फैसला क्या है, किसके माथे विजय श्री सजने वाली है, लेकर 8 बजे से जब मतों की गिनती की शुरुआत होगी, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? नहीं, जरूर विभा, आज मांडर उपचुनाव का परिणाम आना है और आज परिणाम आने के साथ मांडर का विधायक कौन होगा इसका फैसला हो जाएगा। जो तैयारियां हैं मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, इस वक्त मैं काउंटिंग हॉल के बाहर खड़ा हूं और जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो पार्टी के अलग अलग अगर हम एजेंट की बात करें, 3 हॉल में काउंटिंग होनी है। हर एक हॉल में 67 टेबल लगाए गए हैं। अभी आप देखें सामने से डीसी जो हैं, रांची डीसी छवि रंजन, ये जा रहे हैं और सामने जिस ओर वो जा रहे हैं वो स्ट्रांग रूम है जहां पर सभी ईवीएम को रखा गया है। तो यहां से अब जो हॉल के अंदर जहां ईवीएम अलग अलग रूम में रखे गए हैं वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लेकर ये देखा जाता है कि जो भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट होंगे उनके सामने ही उस सील को खोला जाता है और उनके सामने ही फिर ईवीएम को जो काउंटिंग हॉल है वहां तक पहुंचाया जाता है। जो जानकारी है, तकरीबन 2,70,000 के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग शुरू होने के साथ ये पहले देखना होगा कि जो शुरुआती रुझान आते हैं उस रुझान में किस ओर किसका पलड़ा कितना भारी रहता है। जो मुख्य रूप से अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो 3 उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है। पहला नाम अगर हम लें कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की का है। दूसरा अगर हम नाम लें बीजेपी से गंगोत्री कुजूर हैं। तीसरा जो निर्दलीय हैं वो देव कुमार धान हैं। तो इन तीनों के बीच कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। और अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 2014 के चुनाव को अगर हम छोड़ दें, 2014 के अगर हम चुनाव को छोड़ दें, उसके अलावे बीजेपी की जीत कभी भी नहीं हुई है। तो ये आपको समझना होगा कि जो काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही जो रुझान आएंगे चान्हो प्रखंड से, मैं आप जो भी अपने दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो 5 जो अलग अलग प्रखंड हैं उसमें से चान्हो प्रखंड से बूथ खुलेगा, मतलब 1 नंबर बूथ से काउंटिंग शुरू होगी। तो 21 टेबल है, 21 राउंड की काउंटिंग होनी है और जैसे ही शुरुआत ये होगी उसके बाद से ये देखना होगा कि किसके पक्ष में रुझान सामने आ रहा है। बिल्कुल अविनाश, चूंकि 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत होगी और चान्हो के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन अगर हम मांडर की बात करें, मांडर के ये जीत, चाहे वो गंगोत्री कुजूर हो जिन्होंने यहाँ एक बार बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर विजय श्री का बहुत लंबा इंतजार उन्होंने किया है कि कहीं विजय मिल जाए, लेकिन यहाँ पर शिल्पी की अगर बात कर लें, लेकिन तमाम इन परिप्रेक्ष्यों में और जो इस वक्त हालात हैं उसे देखते हुए मांडर उपचुनाव की ये जीत कितनी खास हो जाती है किसी भी दल के लिए और किसी भी कैंडिडेट के लिए? देखिए भाई, यहाँ 2 चीज़ों पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आप देखें राज्य में हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं और तीनों उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो महागठबंधन के पक्ष में गया है। ये चौथा उपचुनाव है और अब ये महागठबंधन के नेताओं को इसका इंतज़ार है कि ये चौका लगेगा और चौका लगने के साथ महागठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगी। आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरा। मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन चुनावी कमान संभाले, उन्होंने 3 सभाएं भी की। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि एक बार 2014 में गंगोत्री कुजूर जीतने में सफल हुई थी, तो इस बार भी उनकी तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि इसे कैसे दोहराया जाए। और यहाँ एनडीए के अगर हम नेताओं की बात करें, जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें बाबूलाल मरांडी हों, इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा हों, जो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों,
जो दीपक प्रकाश हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम नेता हैं, सुदेश महतो जो आजसू के हैं, वो तमाम नेता यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी अपने तरफ से एनडीए के पक्ष में प्रचार किया है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की ये सीट भी है कि अगर एक तरफ यूपीए चौका मारना चाहती है तो दूसरी तरफ एनडीए इस सीट पर दोहराना चाहती है कि वो फिर से एक बार जीत हासिल कर सके। लेकिन अब से कुछ देर के बाद से ये सारी बिल्कुल चीजें नजर बनाए रखिए अविनाश, जैसे ही मतों की गिनती की शुरुआत होती है ये क्या इशारा करता है, ये इस पर नजर लगातार दिन भर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात राजधानी पटना की करें तो यहां पर बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने शनिवार की देर रात पटना में हॉस्टल्स की जांच की है। यहां पर जितने हॉस्टल हैं उनकी जांच की गई। विश्वविद्यालय के मिंटो जैक्सन समेत सैदपुर के विभिन्न छात्रावासों समेत अन्य हॉस्टल में छापेमारी की गई। अभियान का नेतृत्व सिटी एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने किया है। अभियान में हॉस्टल में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की पहचान की गई है और उन्हें चेतावनी दी गई। पुलिस अधिकारी आगे भी इस तरह के अभियान को जारी रखने की बात कह रहे हैं। अचानक हुए इस छापेमारी से छात्रों में दहशत का माहौल देखा गया। मतलब सीनियर साहब के आदेश से हर जगह एक साथ छापामारी की गई है। जहां भी वैसा कोई हॉस्टल जो ऐसे लोगों के जमावड़े का स्थल होने के हमेशा खबर मिलती रहती है, वैसे हॉस्टल्स में छापामारी की गई और भी हॉस्टल्स में छापामारी की गई है। मकसद यही है कि जो नॉन अलॉटी हैं, जिनको अलॉट नहीं रहता है कमरा के बावजूद वो आके यहाँ पे रहते हैं और अपनी बदमाशी से माहौल ख़राब करते हैं, उन्हीं पे अंकुश लगाने के लिए। मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। जिले में संचालित कोचिंग संचालकों को 3 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी, नहीं तो शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों के निबंधन की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है और इस हिंसा में जिन जिन कोचिंग संचालकों की भूमिका जो है वो सामने आई है, संदिग्ध पाई गई है, उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोचिंग संचालकों पर नकेल की तैयारी पूरी की जा चुकी है और देखिए मुजफ्फरपुर में यह कार्रवाई की शुरुआत क्योंकि 3 दिनों में विभाग की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है। राष्ट्रपति भवन में एडीसी के तीसरे पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक के राष्ट्रपति के एडीसी और उनके परिवार के लोगों को एक साथ बुलाया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ एडीसी और उनके परिवार के लोग इस गेट टुगेदर में शामिल हुए। इस मौके पर पहले अलग अलग राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके एडीसी ने अपने अनुभवों को साझा किया। मैं कर्नल जो मैथ्यूज़ हूँ, बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुआ था। 1984 में मैं एडीसी होके आया था यहाँ पे। प्रेसिडेंट तब ज्ञानी जैल सिंह थे और मैं ज्ञानी जी के साथ 1984 से 87 तक रहा। पॉलिटिशियन था बट वेरी क्या बोलते हैं, वेरी दिलेर सा आदमी था, वेरी जेनरस मैन, वेरी ओपन मैन। वो लोगों से उनका जो निपटना और बातचीत करना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, वो बहुत माहिर थे उसके लिए। वो लोगों को आराम से पढ़ सकते थे कि कैसा है और उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा एक फैमिली मैन जैसे था। जैसे हम 5 एडीसी, वो उनके लिए हम 5 बेटे जैसे थे। याद है कि ये बहुत ही एक फ़ख्र की बात है कि मेरे को इस पोस्ट पे चुना गया। एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया मेरे को, क्योंकि राष्ट्रपति तो देश के राष्ट्रपति हैं ही हैं, लेकिन हम फौजियों के लिए वो हमारे सुप्रीम कमांडर भी हैं और सुप्रीम कमांडर को सर्व करने का मौका मेरे को मिला है। मैं बहुत खुशकिस्मत था, वेरी लकी। और मैंने अपना तय किया था कि ये ड्यूटी बाकी ड्यूटियों से ज़्यादा मैं बिल्कुल आले दर्जे का ड्यूटी करूँगा। मेरी ड्यूटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आफ्टर ऑल राष्ट्रपति को सर्व कर रहा हूँ। I'm Atushi Roy and my husband is late Commander Hari Mohan Roy of the Indian Navy. First Indian Governor General C.R. Rajagopalachari in 1949, and with the first Indian President Dr. Rajendra Prasad
1950 to 52 for 2 years. बहुत खुश हूँ because we are meeting old friends also, our old memories, पुराना स्मृति याद करते हैं, पुराना बातें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं।